बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया फॉर्मोलॉजिक लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी और हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हमारा लेक्चर नंबर 5। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक नॉन इन्फ्रेंशियल पैसेजेस और नॉन आर्ग्यूमेंट्स। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस उसमें हमने डिस्कस कर ली थी वार्निंग, पीस ऑफ एडवाइस, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ और लूजली एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है फर्दर पैसेजेस को। रिपोर्ट group of statement that convey information about some topic or event। ये ऐसा स्टेटमेंट का ग्रुप है जो हमें किसी न किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, even though more of the world is immunized through ever before, many old diseases have proven quite resilient in the face of changing the population and environmental conditions, especially in the developing world. New diseases such as AIDS have taken their toll in both the north and the south। अब ये देखें, ये हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, किसी न किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, किसी न किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। अब देखें, दी स्टेटमेंट्स कुड एक्ट एज अ प्रीमिसेस। ये हमें रीजंस दे रहा है बट दे मेक नो क्लेम इन सपोर्ट ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा उसे जो उसे सपोर्ट करे। सो दे डोंट क्वालिफाई एज आर्ग्यूमेंट्स। ये समझ लें कि इसमें प्रीमिसेस हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं है, इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जिसमें प्रीमिसेस भी हो और कंक्लूजन भी हो। अब बात करते हैं एक्सपोजिटरी पैसेजेस। Begin with the topic sentence and is followed by one or more sentences that build upon the first one। अब देखेंगे क्या कह रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें जो हमारा टॉपिक होता है ना उसको डिस्कस करते हैं, और जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होते हैं वो फर्स्ट सेंटेंस को, जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है उसके ऊपर मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा था। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखें, देयर आर थ्री सिमिलर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ordinarily maintain their shape and volume regardless of their location, or liquid occupies a definite volume but assumes the shape of the occupied portion of its container. A gas maintains neither shape nor volume. It expands to fill completely whatever container it is in। अब देखें, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। फर्दर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये सॉलिड की बात हो गई, ये लिक्विड की बात हो गई और ये गैस की बात हो गई। ठीक। The first sentence introduces the passages and the rest of the paragraph expands on that sentence, but it does not try to justify anything, so there is no argument। वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ जो फर्स्ट हमारा टॉपिक सेंटेंस है उसको एक्सपेंड करना है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ प्रूव करने का या फिर हम इसमें कुछ ना कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहे, कुछ प्रूव नहीं कर रहे, कोई क्लेम नहीं कर रहे। इस वजह से ये भी नॉन आर्ग्यूमेंट है। अब हम देख लेते हैं इलिस्ट्रेशंस को। स्टेटमेंट्स विच रेफर टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग टू शो हाउ इट्स डन। ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका मकसद होता है कुछ ना कुछ वजाहत करना, कुछ ना कुछ वाजिया करना कि ये काम कैसे होगा। मिसाल के तौर पे देखें, रेसिपीज। अब जो हमें रेसिपीज मिलती हैं तो वो हम सिर्फ इसमें ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये काम कैसे होगा। उसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कोई प्रीमिसेस नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई उसमें हम क्लेम नहीं करते। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, जब हम कोई मतलब मिसाल के तौर पे हम कोई ओवन परचेज करते हैं तो ओवन के साथ हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। उसमें हमें सिर्फ ये बताया जाता है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है टू शो हाउ इट्स डन कि वो काम कैसे करेगा। उसमें हमने कुछ ना कुछ प्रूव नहीं करना होता। देखें, दे मे यूज इंडिकेटर वर्ड्स। ये इंडिकेटर वर्ड्स को यूज कर सकता है बट दे डोंट एक्चुअली ट्राई टू प्रूव समथिंग। लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, सो दे आर नॉट आर्ग्यूमेंट। और जब कोई चीज़ प्रूव ही नहीं होती तो फिर वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता। अब वो कह रहे हैं सम illustrations are taken as arguments। जो हमने पीछे बात की रेसिपीज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, वो तो illustrations है ना, वो सिर्फ एक्सप्लेन करता है हाउ इट वर्क्स। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ illustrations को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और जिनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एग्जाम्पल। दीज आर्ग्यूमेंट्स illustrate a process। वो एक प्रोसेस को ही illustrate करते हैं, बयान करते हैं, बट दे डू इट टू प्रूव अ पॉइंट
लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कोई पॉइंट को प्रूव करने के लिए। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। Although most forms of cancer, if untreated, can cause death, not all cancers are life-threatened. For example, basal cell calcinonia, the most common of all skin cancers, can produce disfigurement, but it almost never results in death. वो कहते हैं कि बेशक अगरचे कैंसर की बहुत सी जो इकसाम होती हैं, अगर उसका इलाज ना करवाया जाए तो वो डेथ का, मौत का सबब बनता है। नॉट ऑल कैंसर आर लाइफ थ्रेटन, लेकिन जो तमाम कैंसर होते हैं ना वो खतरनाक नहीं होते। मिसाल के तौर पे बेसल सेल है, ये जो स्किन कैंसर है उसकी सबसे आम जो है ना वो बेसल सेल है, कैन प्रोड्यूस दिस फ्रेगमेंट, कि हमारी स्किन को खराब कर सकते हैं, बट इट नेवर रिजल्ट्स इन डेथ। लेकिन इसका ये नहीं होता कि अगर ये हमारे बेसल सेल हो गया तो हमारी डेथ हो जाएगी। ये देखें, द पैसेजेस इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ स्किन कैंसर, इफेक्ट ऑफ अ स्किन कैंसर को इलिस्ट्रेट कर रहा है, बट द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज टू शो दैट नॉट ऑल कैंसर्स आर लेफ्ट थ्रेटन्ड, सो देयर वर्क एज आर्गुमेंट। लेकिन हम इसमें प्रूव क्या, कोई ना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है कि जो ऑल कैंसर्स होते हैं और नॉट लेफ्ट थ्रेटन्ड, वो खतरनाक नहीं होते। हमने इसमें कोई ना कोई क्लेम किया और उसे प्रूव भी किया, सो दे वर्क एज आर्गुमेंट्स, इस वजह से ये आर्गुमेंट है। अब हमारे पास है एक्सप्लेनेशन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट ट्राई टू शेड अ लाइट ऑन एन इवेंट और एन अकरेंस। ठीक है, these occurrences are usually things that they are commonly accepted। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है कि मतलब हम अपना, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी न किसी पॉइंट या इवेंट के बारे में उसके ऊपर शेड लाइट करते हैं, तो मतलब उसे वजाहत करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, द स्काई अपीयर्स ब्लू फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से हमें स्काई ब्लू नजर आता है बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन आर स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ये अब हमने पहले ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किया और उस पर ये फर्दर बिकॉज के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर शेड लाइट किया कि हमें आसमान क्यों ब्लू नजर आता है। अब एक और एग्जांपल देखें, कोज कैन डाइजेस्ट ग्रास while humans cannot, because their digestive system contains enzymes not found in humans। कि कोज ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते। और फिर पहले हमने कोई बात की है और फिर बिकॉज के बाद उसके ऊपर क्या किया, शेड लाइट, मतलब उसको वजाहत की, एक्सप्लेन। अब पार्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन देखें, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेनेंडम और एक्सप्लेनेंस। सेकंड पार्ट एक्सप्लेनेंडम में क्या होता है, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द इवेंट और अकरेंस, जो हमें कोई ना कोई चीज़ या अकरेंस के बारे में डिस्क्राइब करे, वो एक्सप्लेनेंडम। और एक्सप्लेनेंस क्या होता है, स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट डू एक्सप्लेनिंग। और जो बिकॉज के बाद वाला हिस्सा होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लेनेंस। अब इसकी अब इसकी एग्जांपल्स देखें। The sky appears blue from Earth's surface because the light rays from the sun are scattered by particles in the atmosphere। जो ये देखें, the explanandum for these two examples are bolded। ये हमारे पास जिसमें कोई ना कोई हम इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे, हमारे पास explanandum है। और ये जो बिकॉज के बाद वाला हिस्सा है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है explanans। Conditional statements further, and last one. A conditional statement is an if and then statement। Conditional क्या होती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, if and then। For example, if air is removed from a solid closed container, then container will less than it did। ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है, अगर ये काम होगा फिर ये काम होगा, if and then। Parts of conditional statements. Two parts of conditional statements are antecedent and consequent। The part after if, जो if के बाद वाला उसे होता है but before then और before से पहले, उसे हम कहते हैं antecedent। और consequent क्या होता है, the part after then के बाद वाला जो हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे, consequent। if antecedent then consequent, अगर ये काम होगा antecedent होगा then consequent होगा। और sometimes it is seen as a consequent if antecedent। और बाजू का क्या होता है, जो then वाला हिस्सा होता है वो पहले आ जाता है और जो antecedent होता है वो बाद में आ जाता है। and the word then is left through entirely, और जो then होता है उसे skip कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे I will stop bugging you, ये हमारे पास क्या, I will stop bugging you। if
यू विल गो आउट विद मी टुनाइट। अब देखें ये हमारे पास क्या है, आई विल गो बगिंग यू देन, ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है और देन को हमने इसमें स्किप कर दिया और ये आ गया हमारे पास एंटीसीडेंट। अच्छा, conditional statements only say that if the antecedent is true, then the consequent has to be true. On their own, they don't make up arguments since there is no claim in them that says they are true. Conditional statements only say if one is true, then is also true. कंडीशनल स्टेटमेंट में हम ना कोई भी चीज़ प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। इसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है कि अगर कॉन्सिक्वेंट ट्रू एंड एंटीसीडेंट ट्रू होगा फिर कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू होगा, बट दे डोंट मेक अप आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये हमें कोई ना कोई क्लेम नहीं करते, अगर क्लेम नहीं करते तो फिर ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ओनली से, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट में एक काम होता है, इफ, अगर इफ ट्रू होगा देन भी ट्रू होगा। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई क्लेम या कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।